औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स के एक और वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर है। चैप्टर नंबर 4 जनाब फिजिक्स का हमारा है, जिसका नाम मोशन इन 2 डायमेंशन है। In today's class, we will discuss the projectile motion and its derivation. In the last lecture we have discussed the projectile motion, the definition of the projectile motion and the examples of the projectile motion. And today we're going to discuss the derivation relating to projectile motion. Before we start the new topic, इससे पहले एक चीज और देख लें आप कि वी हैव डिस्कस द प्रोजेक्टाइल मोशन द प्रीवियस क्लास 12 सितंबर की वीडियो होगी। अगर आप अपने प्लेलिस्ट पे जाके चेक करेंगे तो 12 सितंबर की वीडियो है। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप 12 सितंबर की वीडियो को देख लेंगे तो फिर इस वीडियो को देखने में आपको ज़रा सा आसानी होगी, चीज़ें बेहतर तौर पे आपको समझ में आएंगी अगर आपने 12 तारीख की वीडियो देखी हुई है। थोड़ा सा चीज़ों को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू रिवाइज सम टॉपिक्स and then we will continue the new one. नए टॉपिक को आगे से शुरू करेंगे। थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि पीछे सबको बता दें। चैप्टर नंबर 4 है, मोशन इन 2 डायमेंशन है। इस पे हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। और प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसी मोशन को कहा जाता है जिसमें बॉडी को हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल से फेंका जाए और बॉडी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में अंडर द ग्रेविटी अगर आपके पास मूव करती है तो ऐसी मखसूस मोशन का नाम प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। एक खास किस्म का पाथ फॉलो होता है जिसको पैराबोलिक पाथ जनाब कहा जाता है। और एक ही वक्त में बॉडी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में मूव करती है। पैराबोलिक पाथ आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। बहुत डिटेल से तफसील से लास्ट लेक्चर के अंदर बताया हुआ है। अगर आप चाहें तो इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको और बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। एक डायग्राम सामने आपको नजर आ रही है, एंगल के साथ फेंका है और एक खास किस्म का कर्व बन रहा है, इसको पैराबोलिक कर्व जनाब कहा जाता है। ये मोशन अंडर ग्रेविटी होती है, ये भी आपको नजर आ रहा होगा। और इसकी कंडीशन हमारे पास होती है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सेम रहनी चाहिए पूरी मोशन के दौरान, और उसके बाद एयर का रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए और रोटेशन ऑफ अर्थ का सब नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक शेल को फायर किया जाए गन से, या फुटबॉल किक बाय फुटबॉलर हो, या क्रिकेट बॉल हिट फॉर अ सिक्स हो, ऑल ऑफ दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द projectile motion. A packet drop from helicopter is also a projectile motion. The most important thing before we start the next topic, हमने पहले वैसे कर चुके हैं, फिर भी बता दें कि प्रोजेक्टाइल के अंदर चूंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में मोशन होती है और हम बेसिकली एक वक्त में एक ही डायरेक्शन ऑफ मोशन को डिस्कस कर सकते हैं। किसी फार्मूले में, किसी इक्वेशन में दोनों डायरेक्शन की मोशन को एक साथ डिस्कस करना मुमकिन नहीं होता। लिहाजा हम प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी को दो कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व कर लेते हैं। The velocity of projectile can be resolved into two components. दो component के अंदर resolve कर लेते हैं। One is called the horizontal component, जिसको V नॉट एक्स कह ले, वी एक्स कह ले, वी एच कह ले, बहुत सारे नाम हो सकते हैं। मुख्तलिफ किताबों पे मुख्तलिफ नाम लिखे हुए होते हैं। V नॉट इनिशियल के लिए होता है और एक्स के मतलब होता है कि along the एक्स एक्सिस हमारे पास है। This component is responsible for the horizontal motion, क्योंकि बॉडी में बैक पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन के अंदर मोशन होती है, तो वी नॉट एक्स की वजह से बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करती है। ये बराबर होता है वी नॉट कॉस थीटा के बराबर होता है वेक्टर के रूप से। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है। और दूसरी सबसे अहम बात, जहाँ देखे बेटा गौर से, डायग्राम अगर आपको नजर आ रही हो तवज्जो देख के देख लेते हैं, थोड़ा सा मैग्नीफाई भी कर देते हैं, डायग्राम को देख ले। ये हमने वेलोसिटी वी नॉट के साथ फेंका है और इसके हमने दो कंपोनेंट बना दिए हैं। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको नजर आ रहा होगा, ये वी नॉट कॉस थीटा के बराबर है। जब बॉडी हॉरिजॉन्टली आगे जाएगी, आपको एरो से नजर आ रहा होगा, तो वी नॉट एक्स की वजह से जाएगी।
और दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट अहम बात यह है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। पूरी मोशन के दौरान जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है, तब्दील नहीं होती है। नेक्स्ट वी कम टू दी वर्टिकल कंपोनेंट। जो बॉडी ऊपर जा रही है या नीचे आती है इसकी वजह वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होती है जो v0y के बराबर होती है। दिस कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्टिकल मोशन या डिस्प्लेसमेंट कह लो, जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास हो रही है, और ये बराबर होता है v0 साइन थीटा के। वेक्टर पढ़ा है आप लोगों ने, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट में साइन थीटा इस्तेमाल किया जाता है। इट चेंजेस विद द हाइट विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें हमारे पास एक्सेलरेशन पाया जाता है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है? यूनिफॉर्म होती है। वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती है, और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है। जब वेलोसिटी चेंज होती है, चेंज इन वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहते हैं। और ये एक्सेलरेशन मेरे बेटा जो होती है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g के बराबर होती है, जिसकी वैल्यू ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g के बराबर होती है। और g की वैल्यू आप जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर g की वैल्यू हमारे पास होती है। अगर हम बिल्कुल टॉप पर चले जाए, मैक्सिमम हाइट पर चले जाए, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू, यहाँ पर जब भी टॉप पर जाओगे बिल्कुल, तो यहाँ पर जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ये 0 हो जाती है। पहले मेरे बेटा ये ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है, फिर यहाँ पहुँच कर ये इसकी वेलोसिटी वर्टिकल 0 हो जाती है, एंड देन इट स्टार्ट्स कमिंग डाउन, और फिर ये क्या होता है, नीचे आना शुरू हो जाता है। एक और डायग्राम अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको बात नजर आ रही होगी, जरा गौर से देख ले। v0 से फेंका है, v0y है, v0y है, और जब यहाँ पर मेरे बेटा टॉप पर बिल्कुल पहुंचेंगे, गौर से देखना बेटा, जब बिल्कुल टॉप पर आप पहुंचेंगे तो v0y की वैल्यू 0 हो जाएगी। दूसरी समझने की बात है कि जो v0x है ये थ्रू आउट द मोशन सेम रहता है। जो v0x है वो थ्रू आउट द मोशन सेम रहता है। ये पूरा आपका पाथ कहलाता है प्रोजेक्टाइल मोशन का। जितने ऊपर तक गया है इसको मैक्सिमम हाइट कहते हैं, और मैक्सिमम हाइट पर vy यानी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम 0 हो जाती है। These two components are independent of each other। समझने की बात यह है, ये दोनों कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं होता है। अलबत्ता अगर हम किसी भी मरहले पर टोटल वेलोसिटी मालूम करना चाहें तो टोटल वेलोसिटी मालूम करने का फार्मूला होता है अंडर द रूट वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। जिन लोगों ने वेक्टर पढ़ा है, और मैट्रिक क्लास के अंदर वेक्टर था कि अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट पता हो तो टोटल वेक्टर हम अंडर द रूट वी एक्स का स्क्वायर वी वाई के स्क्वायर की मदद से मालूम कर सकते हैं। ओके जी। अब हमारे पास जनाब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रोजेक्टाइल मोशन के हवाले से कुछ हमारे पास डेरिवेशन है। इन डेरिवेशन को समझने की कोशिश कीजिएगा। जो प्रीवियस जितनी बातें मैंने बताई हैं, अगर उसको मजीद तफसील से समझना हो तो आप 12 सितंबर के लेक्चर को दोबारा अगर देख लेंगे तो बहुत डिटेल के साथ मैंने बताया था, यहाँ मैंने बहुत ब्रीफली बताया है आपको। यहाँ हमारे पास जनाब एक सवाल है, ज़रा तवज्जो देके गौर से देखिएगा। सवाल हमसे ये कह रहा है कि a shell is fired with a gun making an angle theta। शेल के मतलब कोई भी प्रोजेक्टाइल हो, making an angle theta with the horizontal with initial velocity v0, or we have to calculate the total time of flight, maximum height, horizontal range, and maximum horizontal range. We have to derive the formula for the total time of flight, the maximum height, the horizontal range, and the maximum horizontal range. These are four formulas, these are four relation। एग्जाम के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो एक या दो एग्जाम के अंदर पूछते हैं। शॉर्ट में आएगा तो एक पूछ लेते हैं, लॉन्ग में आएगा तो दो को जनाब आपसे पूछ लिया जाता है। यहाँ जरा गौर से देख ले, सवाल को समझ ले। एक शेल है, उसको फायर किया है वेलोसिटी v0 के साथ। हमने क्या करना है, फार्मूला ड्राइव करना है मैक्सिमम हाइट के लिए। इसको h भी कह देते हैं, इसको h भी कहते हैं, और अगर चाहे मेरे बेटा तो उसको y भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा, इसको h भी कह सकते हैं, और अगर चाहे तो इसका एक और नाम जो रख सकते हैं, इसका एक और नाम मेरे बेटा हम y भी इसका नाम रखा जा सकता है। एच कह दे या वाई कह दे, दोनों नाम इसके अंदर हमारे पास वैलिड है। ये दोनों नाम जनाब रखे जा सकते हैं। बात किताब में एच लिखा होता है, बात किताब में वाई लिखा होता है। एच के मतलब होता है हाइट, और वाई के मतलब होता है वर्टिकल, वाई एक्सिस पे हमारे पास होता है।
और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जितने फासले पे गिरेगा इसको हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं, इसका नाम आर होता है। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है मेरे बेटा, देख लो इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से, मैक्सिमम हाइट टी, जैसे बताया आपको मैंने कि सिंबल एच भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए फार्मूला हमारे पास आर, तो सिंबल जो यूज़ करते हैं वो आर होता है। और अगर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज हमें इस्तेमाल करनी है तो इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है, इसके लिए क्या करते हैं मेरे बेटा, आर लिखकर इसके साथ छोटा सा मैक्स लिख देते हैं। क्या करते हैं बेटा, आर लिखकर छोटा सा मैक्स इसके साथ लिख दिया जाता है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हम आर मैक्स से इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं। नाम इसके सिंबल्स के करेंगे हम बारी बारी जनाब, बारी बारी डेरिवेशंस को करने की कोशिश करते हैं। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। फिर फार्मूले ड्राइव होंगे, और जो फार्मूला ड्राइव होंगे दीज फार्मूलाज बी यूज्ड इन द न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स के अंदर इन फार्मूलाज को इस्तेमाल किया जाएगा। फर्स्ट वी विल डू टू द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। पहले बेटा हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फार्मूला ड्राइव करने की कोशिश करते हैं कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। पहली बात तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है, जब प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया जाता है, जब प्रोजेक्टाइल को फेंका जाता है जहां से हमने उसको फेंका है, और जितनी देर तक ये हवा में रहे और ज़मीन पर टकराने से पहले जितने टाइम तक ये एयर में रहेगा उसका नाम होता है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। द टाइम फॉर विच अ प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन द एयर इज कॉल्ड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी जब उसने लॉन्च किया है और जब जमीन पर टकराया है उसके दरमियान का जो टाइम होगा, इस टाइम का नाम होता है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। सामने स्क्रीन पे देखेंगे तो लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, द टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टोटल टाइम taken by a projectile from the instant of projection till it strikes the ground। जब फेंका गया था, इंस्टेंट ऑफ प्रोजेक्शन, जब उसको फेंका गया है। इंस्टेंट ऑफ प्रोजेक्शन के मतलब जब मेरे बेटा उसको फेंका गया है, इसको इंस्टेंट ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। और जब वो जमीन पर टकराएगा तो उसका नाम होगा स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। हिटिंग द ग्राउंड, स्ट्राइकिंग द ग्राउंड कुछ भी कह लें, ये आपका जो है वो स्ट्राइकिंग द ग्राउंड है। और ये मेरे पास यहाँ देखो गौर से, तो ये क्या है मेरे पास इंस्टेंट ऑफ प्रोजेक्शन है। इसके दरमियान जितनी देर तक हवा में रहेगा इसको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। अब जैसे कि आपको बताया कि प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, एक मेरे बेटा वर्टिकल कंपोनेंट होता है। और एक वक्त में किसी एक ही कंपोनेंट को लिया जा सकता है क्योंकि दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। दोनों मोशन में सिर्फ एक चीज कॉमन होती है, वो होता है टाइम। दोनों मोशन में सिर्फ एक चीज कॉमन होती है, जितनी देर तक ये हवा में रहता है इस दौरान ये ऊपर भी जा रहा होता है, इस दौरान ये आगे भी जा रहा होता है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम करने के लिए, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट वी विल कंसीडर द वर्टिकल मोशन। कौन सी मोशन लेंगे बेटा हम, वर्टिकल मोशन जनाब ली जाएगी। क्या ली जाएगी, इनके हाइट की बात कर रहे हैं, बॉडी ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, वर्टिकल मोशन जनाब ली जाएगी। और जब हम वर्टिकल मोशन लेंगे तो as the projectile goes up, प्रोजेक्टाइल एक ही बात है, ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद दोबारा जमीन पर टकरा जाएगा। इसका लेवल सेम है, जहां से इसको प्रोजेक्ट किया गया था, जहां से इसको प्रोजेक्ट किया गया था। और जब ये तमाम मोशन को मुकम्मल करने के बाद जमीन पर दोबारा आकर टकरा जाता है, यानी ग्राउंड से अगर इसका डिस्प्लेसमेंट देखें, वर्टिकल की बात हो रही है, हॉरिजॉन्टल की बात नहीं हो रही, वर्टिकल की बात हो रही है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड से अगर इसका देखा जाए, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अगर ग्राउंड से इसका देखा जाए तो वो सिफर है, जीरो है। क्यों जीरो है, पहले भी ग्राउंड पे था और घूम फिर के दोबारा कहाँ आ गया है, ग्राउंड पर आ गया है, लिहाजा इसमें कोई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। इट हैज नो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, इसमें कोई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। जब फेंका जाता है तो इनिशियल वेलोसिटी वी साइन थीटा के बराबर है। जो डिस्टेंस कवर किया है एस वो जीरो हो गया, वर्टिकल डिस्टेंस कह रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान फ़र्क होता है, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान डिफरेंस होता है।
चूंकि ग्राउंड से फेंका था दोबारा ग्राउंड पर आ गया, तो वर्टिकली बात हो रही है, वर्टिकली इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट पैदा नहीं हुआ है। एस यानी कि एच बराबर हो जाएगा 0 के, एच को हाइट भी कहते हैं। और चूंकि ये वर्टिकल मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी होती है, तो एस हमारे पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, क्या है मेरे बेटा, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन है इसका, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगा, यानी जी के बराबर होगा। और चूंकि मेरे बेटा ये ऊपर जा रहा है, कहाँ जा रहा है मेरे बेटा, चूंकि ये आपका ऊपर की जानिब मेरे बेटा जा रहा है, लिहाजा इस जी की वैल्यू को नेगेटिव में लेंगे, माइनस में लेंगे। ऊपर जाता है ना बेटा, जी की वैल्यू के दो तरह का ऑप्शन होते हैं, ऊपर जा रहा होगा तो वैल्यू, ऊपर जा रही हो बॉडी तो वैल्यू माइनस पे ली जाती है, ऊपर से नीचे आ रही हो तो वैल्यू, जब बॉडी ऊपर की तरफ मूव करती है तो इस वैल्यू को, जी की वैल्यू को नेगेटिव लिया जाता है। जब बॉडी ऊपर से नीचे आती है तो जी की वैल्यू को पॉजिटिव लेते हैं। क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है अभी, लिहाजा जी की वैल्यू को अपने माइनस पे ले लिया है। और हमने चीज़ मालूम करनी है, वो मालूम करनी है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या मालूम करनी है बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट हमने मालूम करनी है। इसके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे। इसका मेरे बेटा, इसके लिए हम क्या करेंगे मेरे बेटा, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन का मेरे बेटा इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन का मेरे बेटा इस्तेमाल करेंगे। फर्क लाइन डाल देते हैं, फर्क हो जाएगा आपको। इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास मेरे बेटा होती है। इन तीन इक्वेशन ऑफ मोशन में से, चूंकि हमें वी आई है, एस है, ए और टी है, वी आई है, एस है, ए और टी है, वी एफ मौजूद नहीं है, लिहाजा हम यहाँ पर जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो इस्तेमाल करेंगे एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या मेरे बेटा, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा। एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। वैल्यू सारी मौजूद है। जब वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, एस हाइट हमारे पास 0 हो जाएगी, वी साइन थीटा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, एक की जगह पर माइनस कर जी टी स्क्वायर हो जाएगा। याद रहे हमें टी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, मालूम करना है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ से बेटा ये जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर है, ये पूरा मेरे बेटा माइनस का है। जब इसको इज इक्वल टू के दूसरी जानिब लेकर जाएंगे तो इट विल बिकम, देखिए बेटा गौर से, यहाँ पर ये वैल्यू किसके अंदर है, माइनस में। ये वैल्यू यहाँ पे क्या है मेरे बेटा, माइनस में है। जब इसको इज इक्वल टू के दूसरी तरफ शिफ्ट किया जाएगा, तो इसको इज इक्वल टू के दूसरी तरफ लेकर हम जाएंगे तो इट विल बिकम नेगेटिव। ये मेरे बेटा नेगेटिव था, वहाँ जाकर ये पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव था, जब दूसरी जानिब जाएगा मेरे बेटा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी क्या हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। तवज्जो देखिए, गौर से देख ले, फार्मूला इस्तेमाल किया क्या मेरे बेटा, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इस्तेमाल किया है। एस की जगह पर 0 आ गया है, वी आई की जगह पर वी नॉट साइन थीटा आ गया है, टाइम की जगह पर टी आ गया है। हाफ जी टी स्क्वायर था, मल्टीप्लाई किया इस स्टेप के अंदर, माइनस का था, दूसरी तरफ प्लस हो गया है। इसके बाद मेरे बेटा हमने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है। टू यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो गया है, और जो जी हमारे पास यहाँ मौजूद था वो क्या हो गया, यहाँ पे डिवाइड हो गया। दो टी हमारे पास मौजूद थे, एक जहाँ पर टी स्क्वायर था, यहाँ पर टी था, तो क्या होगा मेरे बेटा, एक टी से एक टी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ एक और चीज तवज्जो देख के मेरे बच्चा देख ले गौर से, कि यहाँ पर आप देखो मेरे बेटा, यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी स्क्वायर है, देख ले बेटा गौर से। थोड़ा सा आपको हाईलाइट भी कर देते हैं, आपको बात समझ में आ जाएगी। ये मेरे बेटा यहाँ पर क्या मौजूद है, टी लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास टी स्क्वायर लिखा हुआ है। एक टी से एक टी क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। एक टी से एक टी हमारे पास क्या होगा मेरे बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, टी बचेगा, जी ऊपर से नीचे आ जाएगा, हाफ उसी जाने चला जाएगा। तो ये हमारे पास फार्मूला स्टेब्लिश हो गया, फार्मूला ड्राइव हो गया, किसका मेरे बेटा, ये हमारे पास फार्मूला ड्राइव हो गया है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का। इस फार्मूले के अंदर एक बात ख्याल रखिएगा, जब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे बेटा कह रहे हैं
जितनी देर में ऊपर जाता है इतनी देर में ऊपर से नीचे आता है, जितनी देर में ऊपर जाता है, जितनी देर में ऊपर जाती है बॉडी, इतनी देर में नीचे आती है। एक बात तो ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये कि जितनी देर तक वर्टिकल मूव करेगा, द टाइम ड्यूरिंग विच इट परफॉर्म वर्टिकल मोशन, द टाइम फॉर द हॉरिजॉन्टल मोशन विल बी सेम। जितनी देर ऊपर जाने और नीचे आने में लगाएगा, इतनी देर में ये हॉरिजॉन्टली आगे भी ट्रेवल करेगा। इस बात का खसूसी तौर पे ख्याल रखिएगा कि टाइम कॉमन होता है। ये टाइम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करेंगे तब भी यही टाइम होगा, वर्टिकल मोशन की बात करेंगे तब भी यही टाइम हमारे पास होगा। This is the first derivation for the total time of flight. Now we'll move to the second derivation, which is called the maximum height. प्रोजेक्टाइल जब टोटल जितना ऊपर तक जाता है इसको मैक्सिमम हाइट कहा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा, जिसके बाद ये दोबारा पहले ऊपर जाता है, फिर आपको पता है, और ऊपर जाने के बाद दोबारा ऊपर से नीचे की जानिब आना शुरू कर देता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने ऊपर तक गया है, जिसके बाद ये वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की जानिब आना शुरू करेगा, इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का नाम होता है मैक्सिमम हाइट। और इसके लिए अगेन मेरे बेटा हम क्या करेंगे, वर्टिकल मोशन लेंगे। क्या करेंगे इसके लिए? ऊपर की बात कर रहे हैं ना, वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं, हाइट की बात कर रहे हैं। हाइट विल टेक प्लेस ड्यू टू दी वर्टिकल मोशन। जो हाइट होगी वो वर्टिकल मोशन की वजह से होगी। कंसीडर द वर्टिकल मोशन ऑफ द शेल. Its initial velocity will be v naught sin theta, whereas v naught y, where the final velocity will become 0. मैक्सिमम हाइट पर जब ये पहुंचता है तो इसकी डायरेक्शन बदलती है, थोड़ी देर के लिए स्टे करता है, रुकता है, और रुकने के बाद क्या होता है, ये ऊपर से नीचे हमारे पास आ जाता है, एंड फाइनल वेलोसिटी विल बी 0. लेट t इज द टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट. फर्स्ट कर लेते हैं मैक्सिमम हाइट तक जाने का जो टाइम है वो t है. द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द शेल विल बी माइनस जी. ऊपर जा रहा ना बेटा, ऊपर जाने की बात करते हैं तो जी की वैल्यू को माइनस पे लेते हैं, जैसे कि पहले ही आपको बताया है। लिहाजा यहाँ जरा डायग्राम भी देख लेंगे तो आपको बेहतर तौर पर आइडिया हो जाएगा। डायग्राम आपको मेरे बेटा नजर आ रही होगी, तो देखिए और बड़ी बातें डायग्राम कर देते हैं। यहाँ से मैंने इसको वी नॉट के साथ फेंका है, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी वी नॉट साइन थीटा होगी। जहाँ तक ये मैक्स ऊपर गया है इसका नाम होगा मैक्सिमम हाइट, और यहाँ पर वी एफ की वैल्यू क्या हो जाती है मेरे बेटा, 0 हो जाती है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी वी आई जो कि वी नॉट साइन थीटा के बराबर होगी, फाइनल वेलोसिटी जो कि वी एफ होगी वो 0 होगी, टॉप पर वेलोसिटी 0 होती है। एक्सेलरेशन माइनस जी के बराबर होगा, और हमको टोटल डिस्टेंस जो मैक्सिमम हाइट तक गया है इस डिस्टेंस को हमने फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। इसके लिए हम इक्वेशन ऑफ अगेन वी विल यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन. Again, we will use the equation of motion, and by looking at the data given to us, जो डेटा हमें गिवन है, जो डेटा हमें गिवन है, इस डेटा को अगर हम तवज्जो से गौर से ध्यान से देखें, वी आई है, वी एफ है, ए और एस है, तो ऐसे में जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे लिए वैलिड है वो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है, वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर इक्वल टू 2as. वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. ये हमारे पास इक्वेशन है जो वैलिड है, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पुटिंग वैल्यूज, अगर हम वैल्यूज इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वैल्यूज इसके अंदर हम पुट कर देते हैं, तो वी एफ तो 0 है, वी आई किसके बराबर है, वी साइन थीटा के बराबर, इस पूरे का स्क्वायर है, इज इक्वल टू 2 है, 2 तो 2 रहेगा, एक की जगह पर माइनस का जी आ जाएगा, और एस की जगह पर वाई आएगा। एस की जगह पर क्या आएगा मेरे बेटा, वाई हमारे पास आ जाएगा, होल स्क्वायर है, वी पर भी स्क्वायर आएगा, साइन पर भी स्क्वायर आएगा, माइनस बाहर है, ख्याल रखना, माइनस का स्क्वायर माइनस पर स्क्वायर नहीं, प्लस माइनस माइनस का 2gy होगा। चूंकि हमको y से इंटरेस्ट है, हमें तो जो चीज मालूम करनी है वो क्या मालूम करनी है, y मालूम करनी है। लिहाजा जो रिमेनिंग चीज हमारे पास मौजूद है हम क्या करेंगे उसको मेरे बेटा, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा के, कौन, तो माइनस और 2g है, ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जानिब जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। और एक और बात ये कि माइनस दोनों जानिब है, तो माइनस से माइनस को अब क्या कर सकते हैं मेरे बेटा, जब कोई चीज दोनों तरफ मल्टीप्लाई होती है तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, द नेगेटिव साइन कैंसिल आउट, नेगेटिव साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2g मल्टीप्लाई हो रहा था वाले को डिवाइड हो जाएगा, एंड वी हैव सक्सीड इन डेवलपिंग अ फार्मूला, ड्राइविंग अ फार्मूला फॉर द
मैक्सिमम हाइट, हमने मैक्सिमम हाइट के लिए फार्मूला हो गया है वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g के बराबर जना फार्मूला होगा। ये फार्मूला आपको याद भी होने चाहिए, न्यूमेरिकल वगैरह में काम भी आएंगे और एग्जाम में ड्राइव करने को भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। वर्टिकल मोशन लेंगे तो वर्टिकल वेलोसिटी लेंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन लेंगे तो हॉरिजॉन्टल लेंगे। दोनों वेलोसिटी का आपस में कोई लिंक नहीं है। द ओनली थिंग विच इज कॉमन बिटवीन मोशन इन टू डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में जो दो चीज कॉमन है वो हमारे पास टाइम होता है, इसके अलावा कोई चीज कॉमन नहीं होती। Now we move to the third derivation, which is the horizontal range of projectile. Horizontal range क्या होती है? पहले भी बताते रहे आपको कि horizontal तो नाम से जाहिर है horizontal है, along x एक्सिस होगा। जब प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया जाएगा, जब प्रोजेक्टाइल को फेंका जाएगा, जो उसका इंस्टेंट ऑफ प्रोजेक्शन है, कहाँ से फेंका गया है और जब वो जमीन पर टकराएगा, और जब वो जमीन पर टकराएगा इस दौरान जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कवर करता है, इसका नाम होता है हॉरिजॉन्टल रेंज। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल, ट्रेवल बाय प्रोजेक्टाइल, थोड़ी सी स्पेलिंग की मिस्टेक है, प्रोजेक्टाइल लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल जो डिस्टेंस कवर करेगा, प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल कह ले, शेल कह ले, प्रोजेक्टाइल कह ले, शेल प्रोजेक्टाइल ही होता है। शेल हमारा क्या होता है मेरे बेटा? प्रोजेक्टाइल हमारा शेल जनाब होता है। जोड़ देते हैं लोग, सी रह गया हमारे पास, प्रोजेक्टाइल। अब से ठीक है। The horizontal distance traveled by projectile before striking the ground is called horizontal range। इसका नाम horizontal range, इसका नाम होता है। तो देख देख ले, और इट इज डिनोटेड बाय आर, पीछे ही बताया था, इसको आर से डिनोट करते हैं। डायग्राम में अगर आप तवज्जो देके मेरे बच्चा को और से देख लो, डायग्राम आपको समझा देते हैं। ये फेंका मैंने, ये जमीन पर टकराया, जमीन पर टकराने से जहाँ से लॉन्च किया था, जहाँ जमीन पर टकराएगा उसके दरमियान जो फासला होता है उसका नाम क्या होता है? हॉरिजॉन्टल रेंज उसको कहते हैं। किस वजह से होगा ये होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की वजह से। इट इज ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अब तक जो दो डेरिवेशन की थी, वर्टिकल वेलोसिटी ली थी, इस मरतबा हम क्या करेंगे मेरे बेटा? इस मरतबा हम क्या करेंगे? इस मरतबा वी विल कंसीडर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वी नॉट कॉस थीटा वी एच लेंगे। और जो टाइम टेकिंग, जिसके पीछे ही बताया आपको मैंने, जो टाइम होता है वो तो सेम होता है। जो टाइम वर्टिकल का होता है उस टाइम को हम हॉरिजॉन्टल में इस्तेमाल कर सकते हैं। The range of projectile is due to the component of velocity along x-axis, which is vx, and remain constant during whole motion। ये भी आपको बताया था कि पूरे मोशन के दौरान v नॉट x यूनिफॉर्म होता है, कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। The time taken by the projectile to cover this distance is equal to total time of flight। डिस्टेंस टाइम सेम होगा। हमें डेटा मिल जाता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी गिवन है, v नॉट b इज इक्वल टू v नॉट cos थीटा, और जो टाइम ऑफ मोशन है t वो किसके बराबर है? 2v नॉट साइन थीटा अपॉन g के बराबर, जो हमने पीछे पहली डेरिवेशन में किया है। और इस मरतबा हमको डिस्टेंस s यानी कि r मालूम करना है, रेंज क्या मालूम करना है? डिस्टेंस r, रेंज हमने फाइंड आउट करनी है। और अगर हम फार्मूला इस्तेमाल कर लें s इज इक्वल टू वी टी, देखो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल नहीं करते। इक्वेशन ऑफ मोशन में, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सीलरेशन होता है, और इक्वेशन ऑफ मोशन उस वक्त इस्तेमाल होती है जब बॉडी की वेलोसिटी तब्दील हो रही होती है। इक्वेशन ऑफ मोशन इज यूज्ड व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज चेंजिंग एंड द बॉडी हैज सम एक्सीलरेशन। बॉडी कंटेन एक्सीलरेशन सिंस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। बताया आपको शुरू में, it has been told to you that the horizontal component of the velocity of the projectile is constant, therefore the horizontal component of velocity constant है, लिहाजा मेरे बेटा क्या हो जाएगा? लिहाजा क्या हो जाएगा? फार्मूला s इज इक्वल टू वी इस्तेमाल करें।
पुटिंग वैल्यूज, अगर हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एस इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी। एस की जगह पर आर आ गया, वी की जगह पर वी नॉट कॉस थीटा आ गया, टाइम की जगह पर टी आ गया। तो इसको अरेंज कर लेते हैं। टाइम टी है और टी खुद किसके बराबर है, टी इटसेल्फ इज इक्वल टू टी हमारे पास किसके बराबर है, टू वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी के बराबर है। तो देखो तवज्जो से क्या किया मेरे बेटा, हमने क्या किया है, तवज्जो देके जरा देख लेते हैं। जहाँ पर हमारे पास क्या मौजूद था, टी मौजूद था, इस टी की जगह पर हमने टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, टू वी नॉट साइन थीटा। थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, वी नॉट को वी नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। कितने वी नॉट है, दो वी नॉट है हमारे पास। यहाँ बेटा अगर देखो तवज्जो देख के, एक वी नॉट ये रहा और एक वी नॉट हमारे पास इस तरीके से ये मौजूद है। दोनों वी नॉट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा और टू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी होगा। टू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी होगा। यहाँ पर एक और बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है जो आपको याद होनी चाहिए, स्पेशली मेडिकल के स्टूडेंट तो बर्दाश्त कर लें, मैथमेटिक्स वाले पढ़ेंगे। एक फार्मूला होता है कि अगर टू साइन थीटा कॉस थीटा हो, क्या हो मेरे बेटा, अगर टू साइन थीटा कॉस थीटा हो तो इसका फार्मूला होता है साइन टू थीटा। कॉस भी हट जाएगा, साइन भी हट जाएगा, सिर्फ साइन लिखेंगे और टू जो पीछे था वो एंगल में आ गया है। टू जो पीछे था वो कहाँ आ गया है मेरे बेटा, एंगल को हम क्या करेंगे, टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, एंगल को मेरे बेटा टू से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ये फार्मूला होता है आपको, जिस तरह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, वैसे एक ये फार्मूला होता है। क्योंकि फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स हमारे स्कोप में नहीं है, तो इस फार्मूले की डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। फिर वक्त आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए कि ये फार्मूला हमारा इसके बराबर है, टू वी साइन थीटा कॉस थीटा साइन टू थीटा के बराबर होता है। लिहाजा मेरे बेटा टू साइन थीटा कॉस थीटा खत्म हो जाएगा, जिसको मैंने ग्रीन से आपको मार्क भी किया है। और मेरे बेटा हम क्या देखेंगे कि जो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा मेरे बेटा, साइन टू थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे बेटा, साइन टू थीटा इसकी जगह पर आ जाएगा। तो ये हमारे पास फार्मूला एस्टेब्लिश हो गया किसका मेरे बेटा, रेंज का। इसका मेरे बेटा रेंज का हमारे पास फार्मूला एस्टेब्लिश हो गया। क्या फार्मूला हो गया बेटा, आर इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। क्या हो गया, एक नजर गौर से तवज्जो से देख ले, अगर मोबाइल की स्क्रीन पे देख रहे हैं तो तवज्जो देख के देख ले। ये डेटा हमारे पास था मेरे बेटा, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल नहीं होगी। वी विल यूज द रिलेशन एस इक्वल टू वी टी। टाइम कॉमन है, टाइम सेम हो गया है, फार्मूला इस्तेमाल किया है एस इक्वल टू वी टी। वी हमारे पास वी नॉट कॉस थीटा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। टाइम हमारे पास टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है, अरेंज किया है और हमारे पास टू साइन थीटा कॉस थीटा आ गया है जो साइन टू थीटा के बराबर होता है। एंड फाइनली वी गेट द फार्मूला आर इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। ये फार्मूला आपको याद होनी चाहिए, ख्याल रखिएगा। फर्दर अगर कुछ सवाल किसी के जहन में बनता हो, कुछ क्वेश्चन आ रहा हो, या तो क्लास में फिजिकल क्लास में पूछ लीजिएगा, या जनाब जो है वो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो आपको और बेहतर तौर पर हो सकेगा। तो जो कन्फ्यूजन आपकी है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तवज्जो देकर सुनिएगा। और ये जो आप वीडियोस देखते हैं, कोशिश क्या करेंगे बड़ी स्क्रीन पे लैपटॉप वगैरह पे देखें, और उसके अलावा हेडफोन का इस्तेमाल करें ताकि घर में आगे पीछे किसी की दाएं बाएं आवाज़ ना आ रही हो। होता ही है कि दाएं बाएं से किसी की आवाज़ आती है, बीच में आपका एक सेंटेंस मिस हो जाता है, इसकी वजह से सारा टेम्पो टूट जाता है और सारी सीक्वेंस खराब हो जाती है। बेहतर ये कि आप इसको लैपटॉप पे पढ़े और थोड़ा फोकस करके पढ़े कि आवाज़ सिर्फ मेरी ही आपको आ रही हो, बाकी कोई आवाज़ें ना आ रही हो। नाउ देन द फोर्थ, और इसको थोड़ा हम अरेंज कर लें। यहाँ से देख लो मेरे बेटा, साइन टू थीटा अपॉन जी हो गया है। थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं। साइन टू थीटा अलग कर लिया है, वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी को अलग कर लिया, थोड़ा खूबसूरती के लिए अलग कर लिया है। और जब भी किसी शेल्स को फायर करते हैं गन से तो वेलोसिटी हमेशा सेम रहती है। क्या रहती है मेरे बेटा, वेलोसिटी हमेशा सेम रहती है। जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी सेम रहती है। इससे पता चलता है कि रेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइन टू थीटा के। रेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसकी होती है साइन टू थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी समझ लो गौर से ध्यान से,
अगर एंगल चेंज करेंगे तो रेंज बदलेगी। इस फार्मूला में ये बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि रेंज का ताल्लुक एंगल पर होता है, यानी साइन 2 थीटा पर होता है। अगर साइन 2 थीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी, इफ साइन 2 थीटा इज लार्ज द रेंज विल बी लार्ज, रेंज भी क्या होगी मेरे बेटा, लार्ज होगी। और अगर साइन 2 थीटा की वैल्यू कम होगी तो रेंज भी हमारे पास क्या होगी, रेंज भी हमारे पास जनाब कम रेंज हमारे पास होगी। नाउ देन वी हैव द नेक्स्ट डेरिवेशन। तो पानी वानी पी लें, सुकून से देख लें थोड़ा वीडियो। अगर आप मुसलसल देखते देखते वीडियो बोर हो जाते हैं या थक जाते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके पानी वानी पी लें, ठीक है जनाब, खा पी भी लें, और उसके बाद फोकस करके बैठे ध्यान से, कॉपी पेन लेके बैठा करें, ताकि एक आध पॉइंट नोट करना हो तो आप पॉइंट नोट भी कर सकते हैं। The last derivation of this sequence is the maximum horizontal range. मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज हमारे पास इस सिलसिले की लास्ट हमारे पास जो है वो डेरिवेशन है। तवज्जो से गौर से देखिएगा, आर मैक्स कहते हैं इस हॉरिजॉन्टल रेंज को। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल को फेंका जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो डिस्टेंस वो ट्रेवल कर सकता है उसको मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। क्रिकेट का मैच देखते हैं, खिलाड़ी हिट लगाता है 6 रन के लिए, तो आपको पूरे जनाब मैच के एंड बताते हैं कि सबसे जो लॉन्गेस्ट 6 था वो किसने लगाया है। वो जो लॉन्गेस्ट 6 लगाया है बेसिकली वो कहलाता है मैक्सिमम रेंज। क्या कहलाता है बेटा आपके पास, वो मैक्सिमम रेंज हमारे पास जनाब कहलाता है। पीएसएल देखते हैं और जो दूसरे क्रिकेट टूर्नामेंट देखते हैं, वर्ल्ड कप देखते हैं, तो उस पर लिखा हुआ आ रहा होता है कि छक्के कितने लगाए गए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो लॉन्गेस्ट 6 है वो कितना है, उस लॉन्गेस्ट वैल्यू को, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू को बेसिकली हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। इसके लिए हमने एक फार्मूला एस्टेब्लिश करना है, ज़रा गौर से देख लें। जैसा कि हमने देखा पिछली वाली डेरिवेशन में, जो लास्ट डेरिवेशन वी हैव डिस्कस, तो हमने रेंज का फार्मूला ड्राइव किया। क्या ड्राइव किया मेरे बेटा, रेंज का हमने फार्मूला ड्राइव किया है। एंड द फार्मूला फॉर द रेंज, लास्ट हमने फार्मूला ड्राइव किया है। रेंज का फार्मूला हमारे पास आया था v² g साइन 2 थीटा। क्या है फार्मूला मेरे बेटा, v² g साइन 2 थीटा हमारे पास जो फार्मूला आया है। और चूंकि जब शेल से को फायर करते हैं किसी गन से, तो हमेशा उसकी वेलोसिटी सेम रहती है, जी भी सेम रहता है। लिहाजा रेंज का ताल्लुक किस चीज़ पर होता है मेरे बेटा, एंगल पर होता है। पीछे भी बताया आपको मैंने, द रेंज डिपेंड्स अपॉन द एंगल। और द लॉन्च किस एंगल से फेंका जा रहा है, एंगल पर डिपेंड करेगा। एंगल के मतलब किस पर डिपेंड करेगा, यहाँ तो साइन 2 थीटा है, तो एंगल के मतलब है कि साइन 2 थीटा पर इसकी वैल्यू जो वो डिपेंड करेगी। अगर साइन 2 थीटा की वैल्यू लार्ज होगी तो रेंज भी लार्ज होगी, साइन 2 थीटा की वैल्यू कम होगी तो रेंज भी हमारे पास कम रेंज हमारे पास जनाब जो होगी। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन होता है ना, 3 होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वैसे तो 6 होते हैं। आप 3 से फैमिलियर है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, 3 फंक्शन, 3 से आप जनाब वाली फैमिलियर है। साइन थीटा और कॉस थीटा दो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं जिनकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। साइन और कॉस, साइन और कॉस, इन दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास होती है वो 1 होती है। 1 से बड़ी वैल्यू नहीं होती, 1 से बड़ी वैल्यू इनकी नहीं होती है। यहाँ जरा आप गौर से देखिएगा ध्यान से, कुछ एंगल आपको, डायग्राम आपको नजर आ रही है, कुछ पोर्शन इसके अंदर एक्स्ट्रा आपको नजर आ रहा है, ना नजर आता तो बेहतर था। चलो आ गया तो उसको चलो अभी हाइड कर देते हैं, छुपा देते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं मेरे बेटा, यहाँ जब हम प्रोजेक्टाइल को लॉन्च कर रहे हैं, जब हम प्रोजेक्टाइल को मेरे बेटा फेंक रहे हैं, जब प्रोजेक्टाइल को मेरे बेटा यहाँ से फेंका जा रहा है, ये जरा गौर से देखे, यहाँ पे फेंका, ये दूसरे ऑप्शन था एंगल चेंज कर दिया, ये तीसरा ऑप्शन था मैंने एंगल चेंज कर दिया। तीनों दफा जब बेटा मैंने एंगल चेंज किया है तो प्रोजेक्टाइल की रेंज बदल गई है। जो फर्स्ट और थर्ड हमारे पास है इसमें देख रहे हैं कि एंगल डिफरेंट है, रेंज बराबर है। और जो ब्लू वाली डायग्राम नजर आ रही है इसमें रेंज बहुत ज़्यादा है। इसमें रेंज क्या बहुत ज़्यादा है, इस ज़्यादा वाली रेंज का नाम होता है क्या मेरे बेटा, इस ज़्यादा वाली रेंज को हम कहते हैं मैक्सिमम रेंज। क्या कहते हैं मेरे बेटा इसको, मैक्सिमम जितनी दूर तक गया जो ब्लू वाला मौजूद है, इसका नाम होता है मैक्सिमम रेंज। क्या नाम होता है इसका, मैक्सिमम रेंज इसको जनाब कहा जाता है।
जैसे कि देखा कि रेंज डिपेंड कर रही है साइन टू थीटा पर, और अगर टू थीटा मैक्सिमम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा, तो रेंज भी ज़्यादा होगी। और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन की, किसकी मेरे बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा की, जो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू होती है वो 1 होती है। 1 से ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकती। साइन थीटा और कॉस थीटा की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 1 होती है, लिहाजा मैक्सिमम रेंज के लिए, लिहाजा फॉर द मैक्सिमम रेंज साइन टू थीटा शुड बी 1। यहाँ से हम एंगल मालूम करेंगे। साइन टू थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, टू थीटा मालूम करने की कोशिश करेंगे जब किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, whenever जब किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इक्वल टू के एक तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, जब किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इक्वल टू के एक जानिब से दूसरी जानिब मूव किया जाता है, तो उस पर इनवर्स का साइन आ जाता है। इनवर्स फंक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा उसको, इनवर्स फंक्शन कहते हैं, जिसकी वैल्यू को हम कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैलकुलेटर में बेटा मालूम करोगे तो कैलकुलेटर में बटन साइन का होता है, तो साइन प्रेस करेंगे साइन निकल आएगा। अगर शिफ्ट का बटन दबाकर कैलकुलेटर में साइन का बटन दबाया जाए, कौन सा बटन मेरे बेटा, शिफ्ट का बटन दबाकर अगर साइन का बटन दबाएंगे तो साइन इनवर्स निकाला जा सकता है। क्या कर सकते हैं बेटा, साइन इनवर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। साइन इनवर्स -1 होगा, यानी शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, साइन का बटन प्रेस करेंगे, 1 प्रेस करके जब इक्वल टू दबाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। टू थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, टू थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। थीटा बेटा अगर मैंने मालूम करना है तो टू वहां जाकर डिवाइड होगा। क्या होगा मेरे बेटा, जब थीटा मालूम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको अगर मजीद आपको समझाने के लिए बता दें मेरे बेटा तो देख लो कि 90 को हम क्या करेंगे, जो 90 मेरे पास है इस 90 को 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा, और जब 90 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आप जानते हो कि आंसर कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा आंसर। टू थीटा 90 के बराबर है, थीटा कितना हो जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई था डिवाइड हो गया, 90 को 2 से डिवाइड करेंगे 45 आएगा। इसके मतलब क्या है मेरे बेटा, इसके मतलब क्या है चंदा, इसके मतलब ये है कि प्रोजेक्टाइल की रेंज सबसे ज़्यादा होगी जब उसके लॉन्चिंग एंगल हमारे पास कितना होगा, 45 डिग्री होगा। अब तवज्जो से गौर से देख ले, जो चीज़ें मैंने हाइड की थी दोबारा आपके सामने ले आए हैं। यहाँ डायग्राम को गौर से देखिएगा। जब प्रोजेक्टाइल को मैंने 30 डिग्री से फेंका, ये आपको पर्पल कलर से नजर आ रहा है, जब प्रोजेक्टाइल को मैंने 30 डिग्री से लॉन्च किया तो उसकी रेंज फर्स्ट करें 9 है। जब 60 डिग्री से इसको फेंका जाएगा तो दोबारा इसके एंगल कितना हो गया, रेंज इसकी दोबारा 9 है। मगर जब 40 डिग्री से फेंकेंगे तो आप देख रहे होंगे सबसे ज़्यादा आगे जा रहा है। इसको 45 डिग्री से फेंक रहे हैं तो इसकी रेंज सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इसकी रेंज होगी, तो एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ये आपको याद होना चाहिए, एमसीक्यूज के अंदर भी पूछते हैं कि द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन लॉन्चिंग एंगल इज डैश। कितना एंगल मेरे बेटा, द एंगल 45 डिग्री, द एंगल 45 डिग्री हमारे पास जो एंगल होगा, जबकि रेंज हमारे पास क्या होगी, 45 डिग्री हमारे पास एंगल होगा, जबकि रेंज हमारे पास मैक्सिमम रेंज हमारे पास जनाब होगी। एक और डायग्राम आप देख लेते हैं। एक और डायग्राम के अंदर आपको बताया गया है, दिखाया गया है, तवज्जो से देख ले कि मुख्तलिफ एंगल्स पर आपको बताया जा रहा है, मुख्तलिफ एंगल्स पर आपको बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ एंगल्स की सूरत में जब आपके पास मुख्तलिफ एंगल्स है तो वहाँ पर प्रोजेक्टाइल की रेंज कितनी नज़र आ रही है। और आप देखेंगे जो सबसे ज़्यादा रेंज हमारे पास आ रही है, ये ना ब्लू वाला, सबसे ज़्यादा रेंज आपको जहाँ नज़र आ रही है, तो ये एंगल हमारे पास कौन सा होगा, 45 डिग्री का हमारे पास ये एंगल होगा। ये डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई, अगर आप गौर से देख लें, बहुत बारीक से लिखा हुआ है। तो मुख्तलिफ कलर की लाइन गिवन है, देखो मुख्तलिफ कलर की आपको लाइन गिवन है, और आपको हर लाइन का एंगल यहाँ मेंशन है, 15 है और फिर 30 है, और मुख्तलिफ एंगल पे रेंज गिवन है। आप देख रहे हैं कि हर रेंज के 2 एंगल है। एक बात और नोट करना, हर रेंज के 2 एंगल है, हर रेंज के 2 एंगल है, और मेरे बेटा 45 पर रेंज सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम रेंज हमारे पास है। ये मेरे बेटा हमारी 4 डेरिवेशन हो गई हैं। एग्जाम में अमूमी तौर पे कोई 1 या 2 डेरिवेशन पूछी जाती हैं शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। कभी कभार ऐसा भी होता है कि लॉन्ग के अंदर पूछ लेते हैं।
और ऐसा भी होता है कि लॉन्ग के अंदर भी आपसे पूछा जा सकता है। 2 केस पूछ लेंगे तो लॉन्ग के अंदर आपसे पूछ लेंगे। तवज्जो देकर स्क्रीन को पॉज करके कॉपी में लिखिएगा, ये डायरेक्ट यहाँ से ना पढ़िएगा, इसको जब तक कॉपी में अपने हैंड राइटिंग में अपने हाथ से नहीं लिखेंगे आपको याद नहीं होगा। फिजिक्स इज ऑल अबाउट डेरिवेशन एंड डेरिवेशन इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस कैन बी डन ओनली बाय राइटिंग 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 एंड राइटिंग। बार बार राइट करेंगे लिखेंगे तो फिजिक्स याद होगी, पढ़कर रट्टा लगाकर फिजिक्स याद नहीं होगी, ख्याल रखना। यहाँ हमारी मेरे बेटा डेरिवेशन मुकम्मल हो गई है। 2 छोटी छोटी सी डेरिवेशन सेपरेटली इससे हटकर अलग अलग है, ये 2 छोटी छोटी डेरिवेशन है, जरा ये भी आप ध्यान में देख लीजिएगा। एक डेरिवेशन है कि प्रूफ करना है कि 4y बराबर होता है आर मैक्स के। y को मुराद y से मुराद क्या हाइट है, और आर मैक्स से मुराद है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। यानी कह ये रहे हैं कि जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होती है, जिस वक्त रेंज मैक्सिमम होगी वो हाइट का 4 टाइम्स होगी। जिस वक्त रेंज मैक्सिमम होगी हाइट की कितना होगी, 4 टाइम्स होगी। इसको जरा प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि रेंज कब होती है मैक्सिमम, अभी हमने किया ड्राइव में। ये सवाल इंडिपेंडेंट सवाल है, दिस इज एन इंडिपेंडेंट क्वेश्चन, इसका पिछली डेरिवेशन से ताल्लुक नहीं है। वी हैव स्टार्टेड अ न्यू टॉपिक। ये एग्जाम में 4 नंबर का सवाल, ये एग्जाम में 4 नंबर का सवाल आपका डेरिवेशन की शक्ल में पूछा जा सकता है। The range of a projectile is maximum when theta is equal to 45 डिग्री। और इसका फार्मूला क्या होता है मेरे बेटा, आर मैक्स बराबर होता है वी स्क्वायर अपॉन जी। आर मैक्स का फार्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन जी। और एक और बात जो समझने की है यहाँ मेरे बेटा, क्या बात समझने की है, एक और बात जो यहाँ समझने की है वो ये है कि जब भी मैं मैक्सिमम रेंज की बात करूंगा, whenever I told about the maximum range, the angle must be 45 डिग्री। एंगल 45 डिग्री होगा। कितना एंगल होगा, 45 डिग्री हमारे पास एंगल होगा। फिर हम ये भी जानते हैं कि जो मैक्सिमम हाइट होती है उसका फार्मूला, सेकंड डेरिवेशन की थी, कि जो मैक्सिमम हाइट होती है उसका फार्मूला हमारे पास होता है वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। the maximum height हमारे पास होती है, the formula for the maximum height is v naught square sin square theta upon 2g होता है। and since we are considering the condition at which the range is maximum, therefore the angle is 45 डिग्री। क्योंकि हमने एक स्पेशल सिनारियो बनाया है, हम तो खास कंडीशन में खास सिनारियो के अंदर पढ़ रहे हैं, और इस सिनारियो पर एंगल जो हमारे पास है वो कितना है मेरे बेटा, 45 डिग्री हमारे पास एंगल है। खास रेंज आर मैक्स बोल दिया ना, आर्मल बोलेंगे तो थीटा 45 होगा। इस फार्मूले के अंदर जो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला था, फार्मूला फॉर द मैक्सिमम हाइट, इस फार्मूले में मेरे बेटा जहाँ पर थीटा है वहाँ हम सब्सटीट्यूट कर देंगे 45 साइन 45 होल स्क्वायर, ख्याल रखना ब्रैकेट बनाकर लिखेंगे होल स्क्वायर, साइन 45 हो जाएगा। और जो साइन 45 होता है इसकी वैल्यू 1/√2 होती है। ये मैट्रिक क्लास में आप लोगों ने याद किया होगा, बराह रास्त कैलकुलेटर से निकालोगे, बराह रास्त कैलकुलेटर से निकालोगे तो ये आंसर 0.707 आ जाएगा। जो नए हमारे कैलकुलेटर होते हैं उनमें शायद आंसर आपके पास रूट के अंदर भी आंसर हमारे पास आ जाए, 1/√2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस पूरे का स्क्वायर है 1/√2 का, इट इज स्क्वायर ऑफ 1/√2। 1/√2 का मेरे बेटा स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा मेरे बेटा हमारे पास, क्या बच जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। इन दोनों 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 होगा ना बेटा, एक 2 तो फार्मूले का मौजूद था और एक 2 कहाँ से आ गया मेरे बेटा, एक 2 तो फार्मूले का मौजूद था और एक 2 कहाँ से आया, जब हमने साइन 45 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है तो एक √2 हमारे पास और आ गया। इन दोनों 2 को मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बिकम 4। इन दोनों 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, y इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर अपॉन जी 4। और जो वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी है, यहाँ गौर से देखना मेरे बेटा, जो आपके पास वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी है, यहाँ देखना बेटा गौर से तवज्जो देंगे, जो वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी है वो तो आर मैक्स के बराबर है। किसके बराबर है, यहाँ पर मेरे बच्चा जो वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी लिखा हुआ है, ये वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी किसके बराबर है, आर मैक्स के बराबर है। किसके बराबर है बेटा,
लिहाजा वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, आर मैक्स लिख सकते हैं। क्या सकते हैं मेरे बेटा, आर मैक्स लिखा जा सकता है। अब ये 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, अब ये 4 मेरे बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, दूसरी जानिब जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4y इक्वल टू आर मैक्स। 4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे बेटा, आर मैक्स हो जाएगा। और अगर आप देखें तो आपको ऐसे ही प्रूव करना था, प्रूफ, अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसे ही जनाब इसको प्रूफ करना था। ये एक इंडिपेंडेंट सवाल है जो एग्जाम में 4 नंबर के सवाल के अंदर आ सकता है। तवज्जो से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। फिर कह रहा हूँ मेरे बेटा कि ये पढ़ने से नहीं आएगा, कॉपी में आपने इसको लिखना है, बार बार लिखना है, तब फिजिक्स याद होगी। अगर आपको लिखने की आदत है और आप लिखने से नहीं घबराते हैं तो आपके लिए इंटर बड़ा आसान है। अब लिखने से बचना चाह रहे हैं तो मेरे बेटा फिर आपके लिए इंटर के अंदर बड़ी परेशानियाँ, बड़ी तकलीफ पैदा आपको हो सकती है। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, रजिस्टर बनाएं, प्रॉपर मेंटेन करें। आप समझो कि 400 पेज का रजिस्टर अगर आप बनाएंगे तो 2 रजिस्टर के अंदर आएगी फिजिक्स, ख्याल रखिएगा, डरने की बात नहीं है। 2 रजिस्टर में फिजिक्स हमारे पास आएगी। ठीक है जनाब, अगर चाहे तो क्लास में किसी बच्चे में जिससे चीज़ें शेयर कर सकते हैं जो हमने फिजिकल क्लास में बोर्ड पे लिखवाया था। लास्ट टॉपिक फॉर द टुडेज लेक्चर, टुडेज आज के लेक्चर का लास्ट छोटा सा टॉपिक है। बेसिकली ये न्यूमेरिकल है, डेरिवेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें चूंकि गिवन कुछ भी नहीं है बज़ाहिर, लिहाजा ये आप इसको एक सम और डेरिवेशन भी ट्रीट कर सकते हैं। सवाल जरा गौर से देखिएगा, ये न्यूमेरिकल की फॉर्म में एग्जाम में 4 नंबर का सवाल पूछा जाता है। सवाल ये है, कैलकुलेट द एंगल एट विच द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट। एक एंगल मेरे बेटा कोई ऐसा भी होता है, एक एंगल कोई ऐसा भी होता है जिस पर रेंज और हाइट बराबर हो जाती है। 45 पर तो 4 टाइम्स हो गया। एक एंगल दरमियान में कहीं हमारे पास ऐसा भी आता है जिस पर रेंज और हाइट दोनों क्या हो, जितनी रेंज होगी इतनी हाइट होगी, जितनी जितनी रेंज होगी इतनी ही हमारे पास हाइट हो जाएगी, दोनों हमारे पास बराबर हो जाएंगे। इस एंगल को हमने फाइंड आउट करना है, इस एंगल को हमने मालूम करना है, ये एंगल हमारे पास क्या होगा। डेटा की बात करते हैं, गिवन की बात करते हैं। सवाल में क्या कह रहे हैं आपसे तवज्जो से देखिए, कह ये रहे हैं कि रेंज और हाइट दोनों बराबर है। रेंज इज इक्वल टू, जो रेंज है मेरे बेटा वो किसके बराबर है, हाइट के बराबर है। रेंज किसके बराबर है, हाइट के बराबर है। और रिक्वायर्ड क्या है, हमने एंगल मालूम करना है। रेंज क्योंकि हाइट के बराबर है, रेंज को आर कहते हैं, हाइट को वाई कहते हैं, पता है ना भाई, रेंज को आर कहते हैं, हाइट को वाई कहते हैं। इसके फार्मूला हमने ड्राइव किए हुए। जो रेंज होता है इसका फार्मूला वी स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा होता है। द फार्मूला फॉर द रेंज, जब रेंज की बात करते हैं, तो रेंज का फार्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा के बराबर होता है। और जो हाइट हमारे पास होती है उसका फार्मूला वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है। ये दोनों फार्मूले ड्राइव किए ना पीछे भी हमने, दोनों फार्मूले पीछे हमने ड्राइव जनाब किए हैं। अब क्या करते हैं मेरे बेटा इस फार्मूले के अंदर, कहाँ पर, जहाँ आर इज इक्वल टू क्या था मेरे बेटा, जो हमारे पास इक्वेशन मौजूद थी, इस इक्वेशन के अंदर हम क्या करते हैं, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। आर की जगह पर वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा, और वाई की जगह पर क्या लगा दिया, वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g लगा दिया। अब क्या होगा मेरे बेटा, वी नॉट का स्क्वायर दोनों जानिब है, हम क्या कर सकते हैं, वी नॉट के स्क्वायर को, वी नॉट का स्क्वायर दोनों जानिब है, हम क्या कर सकते हैं, वी नॉट का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी वी नॉट का स्क्वायर था, यहाँ भी वी नॉट का स्क्वायर था, दोनों कैंसिल हो गए हैं। और लाइक दैट जो जी हमारे पास था, ये जी भी दो तरफ था, ये जी भी हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। जी भी हमारे पास क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बचा भाई, यहाँ बच गया साइन 2 थीटा लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट साइड पे बच गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। और जैसा कि बताया आपको कि साइन 2 थीटा का जो फार्मूला होता है,
साइन 2 थीटा का हमारे पास फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला मेरे बेटा? साइन 2 थीटा का हमारे पास फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। लिहाजा हम क्या करेंगे मेरे बेटा, तवज्जो देख के जरा गौर से देख ले कि यहाँ पर जो हमारे पास साइन 2 थीटा मौजूद था, इस साइन 2 थीटा की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। साइन 2 थीटा था उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक तरफ कर, एक तो साइन साइन कैंसिल भी हो रहा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, यहाँ पे साइन है, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा। ये कर सकते हैं बेटा, अगर चाहे तो एक साइन से एक साइन को कैंसिल आउट कर सकते हैं। दोनों जानिब साइन हमारे पास मौजूद है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया बल्कि इन्होंने, यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है, एक स्टेप हमने आपको एक्स्ट्रा जनाब करा दिया है और क्लियर हो जाएगा, कैंसिल भी नहीं किया। नंबर एक तरफ कर लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक तरफ कर लिए। साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी जानिब जाकर मेरे बच्चे डिवाइड हो गया है। अब क्या कर सकते हैं मेरे बेटा, एक साइन से एक साइन को स्क्वायर करो मेरे बेटा, एक साइन से कैंसिल किए देते हैं। जब कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे तो 4 है, 2 टू द 4 हो जाएगा और यहाँ बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और राइट साइड में बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और मेरे बेटा जो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, कौन? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आप जानते हैं बराबर होता है टेंजेंट थीटा के। याद है ना, ये थीटा है, कुछ समझ आ गया, देख लीजिएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है? टेंजेंट थीटा के बराबर होता है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर देख लो कौन सा कहोगे, समझा भी देता हूँ, समझ भी लो कि ये साइन थीटा और कॉस थीटा खत्म हो गए हैं, वैनिश हो गए हैं, और इसकी जगह पर क्या आ गया है? टेन थीटा। थीटा जब हम फाइंड आउट करेंगे, मालूम करेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दूसरी जानिब जाकर इनवर्स हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दूसरी जानिब जाकर क्या होता है मेरे बेटा, पीछे ही बताया भी आपको, मैंने इनवर्स हो जाएगा। थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स 4। थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा मेरे बेटा? साइन इनवर्स 4 के बराबर हो जाएगा। यू कैन फाइंड इट बाय कैलकुलेटर। कैलकुलेटर के जरिए ये वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, मालूम कर सकते हो ना भाई। शिफ्ट दबाएंगे, टेंजेंट का बटन प्रेस करेंगे कैलकुलेटर में, उसके बाद 4 लिखेंगे और इजिकल टू प्रेस कर देंगे। शिफ्ट प्रेस करेंगे, टेंजेंट प्रेस करेंगे, 4 प्रेस करेंगे, इजिकल टू प्रेस करेंगे, तो थीटा हमारे पास आ जाएगा, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी 75.6 डिग्री। कितनी एंगल आ जाएगी? 75.6 डिग्री हमारे पास एंगल आ जाएगा। तो इस एंगल पर रेंज और हाइट बराबर हो जाएगी। क्या होगी मेरे बेटा? रेंज और हाइट दोनों इक्वल हो जाएगी, दोनों जनाब बराबर हो जाएंगी। अगर प्रोजेक्टाइल को हम फेंके कितने से, प्रोजेक्टाइल को 75.6 डिग्री से फेंका जाएगा, तो हाइट और रेंज दोनों क्या होंगी? इक्वल हो जाती है, बराबर हमारे पास हो जाती है। ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा, इस सवाल में एग्जाम में घपलेबाजी करते हैं थोड़ी सी ना। इस सवाल में क्या करते हैं बेटा, एग्जाम में थोड़ी सी 420 करते हैं। ये तो मैंने आपको सवाल करवा दिया। अब एग्जाम में करते क्या है कि यहाँ तो मैंने आपसे बोला था कि हाइट और रेंज बराबर है। क्या हाइट और रेंज? कभी कहते हैं कि रेंज ट्वाइस ऑफ हाइट के बराबर है। क्या कह देते हैं मेरे बेटा कि जो रेंज हमारे पास है वो किसके बराबर है? कभी कभार ऐसा भी कह देते हैं कि जो रेंज हमारे पास है आर, जो रेंज हमारे पास है वो किसके बराबर है? ट्वाइस ऑफ हाइट के बराबर है। 3 आर बराबर, रेंज हमारे पास ट्वाइस ऑफ हाइट के बराबर है, 2 हो जाएगा। बाद दफा थ्राइस कह देते हैं, बाद दफा 1/2 कह देते हैं। तो बाकी तरीकेकार बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, बस जहां पर हमने आर इजिकल टू वाई रखा था वहां पर 2y रख दिया जाएगा। कुछ चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। क्लास में ऐसा ही एक सवाल हमने करवाया हुआ था, वह रेंज इज इक्वल टू 2y, तो 2 हमारे पास कैंसिल आउट हो गया था, और इस तरीके से हम एंगल को मुख्तलिफ कंडीशन पे सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू डिफरेंट आएगी। सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू थोड़ी सी क्या आएगी? डिफरेंट आएगी। कि वैल्यूज आपकी याददाश्त होनी चाहिए, पता होनी चाहिए।
ऑल्ट्रेशन देख लें सवाल के अंदर, आर इजिकल टू 2y कर सकते हैं, वाई इजिकल टू 2r कर सकते हैं, वाई इजिकल टू 1/2r कर सकते हैं, 2 इजिकल टू 1/2y कर सकते हैं। इस तरीके से दीगर ऑप्शन हो सकते हैं। बाकी सारा सिनारियो सेम रहेगा। मैंने क्लास में वाई इजिकल टू 2r का सवाल फिजिकली करवाया है। जो लोग क्लास में नहीं थे वो किसी से कॉपी लेकर उसका स्नैप ले लेना। एक लाइन का सिर्फ फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, जस्ट एक लाइन का फ़र्क है, बाकी पूरा तरीक़ेकार मेथड क्या रहेगा उसका सेम रहेगा। तो दीज आर द रिलेशन डेरिवेशन रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड हमारे पास डेरिवेशन थी, ये सारी डेरिवेशन मुकम्मल हो गई है। इट इज़ हाईली रिकमेंडेड, ये आपको रिकमेंड किया जाता है कि इन तमाम डेरिवेशंस को आप कॉपी पर लिखें, स्क्रीन से देखकर समझकर कॉपी पे लिखें। और जब ये वीडियोस देखा करें मेरे बेटा, तो अगर आपके पास ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है, तो आप इसको मेरे बेटा किसी बड़ी स्क्रीन पर, लैपटॉप की स्क्रीन हो, टेलीविज़न की स्क्रीन हो, तो स्मार्ट टीवी आते हैं, उसके अंदर यूट्यूब होता है, वहाँ जाकर आप इस यूट्यूब को प्ले कर सकते हैं। वहाँ पे आप बड़ी स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे, आवाज़ आपके हेडफोन लगा हो, आगे पीछे दाएं बाएं किसी की आवाज़ ना आ रही हो, तो दैट इज़ क्वाइट हेल्पफुल, बहुत हेल्पफुल है। मोबाइल की स्क्रीन पर मेरे बेटा आप देख तो लेते हो, मजबूरी वाली बात है, मगर दैट विल नॉट, जो है वो इतना ज़्यादा आपका इंटरेस्टिंग या मज़ा आपको उसको देखने में इतना नहीं आएगा। कोशिश ये करें स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन पे इसको देखें, फिर आपको अंदाज़ा रहेगा। बाकी देखिए कोशिश करें कि इसका मुझे फीडबैक भी दे दिया करें क्लास के अंदर, मुझे बता देना कि कहाँ का प्रॉब्लम आ रही है, इशू आ रही है, ताकि अगर अगली कोई वीडियो बनाने का इत्तेफाक हो। ये वीडियो इसलिए बनाई गई हैं कि जो लोग क्लास में जिनका नया एडमिशन है वो क्लास के बराबर आ जाए। कहा जाए बेटा वो क्लास के बराबर आ जाए, ये वीडियो इसलिए बनाई गई है, लिहाजा लाजमी तौर पर वीडियो को देख ले। जो लोग क्लास के अंदर पढ़ रहे थे वो भी देखना चाहें तो वो भी देख लें भाई, बुरी बात तो नहीं है, अच्छा कुछ और सीखने को मिल जाएगा। बट ऑल दीज थिंग्स इन वीडियो को अपने पास रखने का फ़ायदा नहीं है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप अपनी कॉपी के ऊपर इसको लिखें, अपनी कॉपी के ऊपर इसको लिखें। जब तक अपनी राइटिंग में नहीं लिखेंगे साफ सुथरा खूबसूरत हेडिंग डाल के मार्कर वार्कर के साथ, उस वक्त तक इसका कोई फ़ायदा पर्पज नहीं है। तो इंशाल्लाह भी होप के हो सकता है कि जनाब कोई मज़ीद वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा रब्ता रहे और मज़ीद वीडियो आपको जनाब जो बनाई जाए। कोशिश ये करें कि आप तरह सा ऑनलाइन या आप जो वो इस तरीके से चैनल पर पढ़ने की आदत रखें, ताकि आपको कभी कभार वीडियो डालते रहेंगे तो आपको फ़ायदेमंद मामला रहेगा। ओके जी, ओके, थैंक, आज की क्लास की इतना इनफ है। इंशाल्लाह वी मीट इन द नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।